हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टीचर नीरज सैनी। अभी तक हम लोग GOC1 एंड GOC2 पढ़ चुके हैं और 11th क्लास का अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में हम लोग फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे एल्केन, देन एल्कीन एल्काइन एंड देन बेंजीन। ये NCERT की अगर मैं बात करूं तो ये 11th क्लास का एक चैप्टर है। अगर मैं इनकी डिटेल रिएक्शंस की बात करूं तो मैं ये रिएक्शंस इसमें जो भी इस चैप्टर में जो भी रिएक्शंस आती है वो 12th क्लास में भी लेता हूं, 12th क्लास में भी पढ़ाता हूं। जैसे मैंने 12th क्लास में ORM 1, 2, 3, 4 पढ़ाए हैं, ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म 1, 2, 3, 4 ऐसे 4 पार्ट बनाए हैं। उन पार्ट्स में ये एल्केन, एल्कीन, एल्काइन की रिएक्शंस विद डिटेल मैकेनिज्म भी आपको बताई जाएगी या बताई गई है अभी जो पढ़ रहे हैं 12th क्लास के बच्चे उनके लिए। अभी इस चैप्टर में मैं ये ध्यान में रखते हुए बनाऊंगा कि ये केवल 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। 11th क्लास के स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा मैकेनिज्म की ज़रूरत नहीं होती है। अभी तक आप GOC1 और 2 में रिएक्शंस तो नहीं पढ़ रहे थे, कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे और कॉन्सेप्ट्स को लर्न करने से ज़्यादा आप उन्हें अप्लाई करना सीख रहे थे। किस इफेक्ट से कौन सा इफेक्ट, कौन सी प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, इसके बारे में हम लोगों ने बात की थी। इस चैप्टर में, हाइड्रोकार्बन चैप्टर में, आप लोगों को रिएक्शंस लर्न करनी पड़ेगी। तो अपने आप को, अपने ब्रेन को उस तरीके से आपको ढालना पड़ेगा कि रिएक्शंस लर्न करें। रिएक्शन पढ़ो, 5-6 रिएक्शन एक साथ पढ़ो, रफ में लिख के फिर उन्हें लर्न करो। ठीक है, तो एल्केन हम लोग फर्स्ट चैप्टर ले रहे हैं हाइड्रोकार्बन में, एल्केन। और एल्केन में मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्केन्स पढ़ेंगे। तो फर्स्ट आप लिखिए मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्केन्स। मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन। इसका फर्स्ट मेथड अगर एल्केन फॉर्मेशन की बात करें तो हाइड्रोजनेशन, जो कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है। फर्स्ट है हाइड्रोजनेशन बाय हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्केन, एल्कीन्स एंड एल्काइंस, एल्कीन्स एंड एल्काइंस। अगर एल्कीन और एल्काइंस का हाइड्रोजनेशन किया जाए, मींस हाइड्रोजन से रिएक्शन किया जाए, तो एल्केन फॉर्मेशन होता है। कैसे? ये है कोई एल्कीन, इसमें किसी भी तरह के ग्रुप अटैच दें, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। इसकी रिएक्शन अगर हाइड्रोजन से की जाए रूम टेम्परेचर पर तो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इस रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए एक हायर एक्टिवेशन एनर्जी, हायर एनर्जी स्टेट से पार होना पड़ता है, जिसे हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। इस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए इस रिएक्शन को काफ़ी हीट करना पड़ेगा, तब जाके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। बट मेटल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, मेटल कैटलिस्ट कौन है? निकल ले लीजिए या प्लेटिनम यूज़ कीजिए या पैलेडियम यूज़ कीजिए, या कई बार रेने निकल लिखा हुआ मिलेगा, रेने निकल, ये भी निकल ही है, बस इसकी सरफेस थोड़ा एक्टिवेटेड होती है। कई बार पैलेडियम चारकोल लिखा हुआ मिलेगा, और भी कई कैटलिस्ट हैं, इनमें से कोई सा भी यूज़ किया जाए तो डबल बॉन्ड पर हाइड्रोजन का एडिशन होगा और हीट रिलीज होगी, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और इस हीट को कहा जाता है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। जो हीट रिलीज होती है उसे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कहा जाता है। हीट रिलीज होती है इस रिएक्शन में। हीट रिलीज क्यों हुई? क्योंकि यहां स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बने हैं। देखिए, जब बॉन्ड टूटते हैं तो एनर्जी एब्जॉर्व करते हैं। आप जैसे इसमें, इस केस में कौन कौन से बॉन्ड टूटे हैं? एक तो ये पाई बॉन्ड टूटा है, सिग्मा बॉन्ड नहीं, पाई, और एक ये सिग्मा बॉन्ड डिसोशिएट हुआ है। ये वाला बॉन्ड तोड़ने में और ये वाला बॉन्ड डिसोशिएशन में एनर्जी देनी पड़ी होगी, और जब यहां 2 सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हुए होंगे तो एनर्जी रिलीज हुई होगी। तो ओवरऑल एनर्जी ज्यादा यहां रिलीज हुई होगी। देखो, यहां इन दोनों की बॉन्ड में एनर्जी एब्जॉर्व हुई है और इन दोनों के बॉन्ड में बनने में एनर्जी रिलीज हुई है। ओवरऑल इन दोनों का बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा, इसलिए ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई होगी। इसीलिए ये हीट, जो बची हुई एनर्जी है, वो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के फॉर्म में बाहर निकल जाती है। एल्काइन में भी ये रिएक्शन की जाए
तो एल्काइन के लिए, एल्काइन के 1 मोल के लिए, क्योंकि इसमें 2 पाई बॉन्ड होते हैं, तो 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन की जरूरत होगी। वही इन मेटल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रूम टेम्परेचर पर ये रिएक्शन हो जाती है, यहां भी रूम टेम्परेचर पर होगी। और हाइड्रोजन का एडिशन होगा, 2 पाई बॉन्ड है तो दोनों तरफ हाइड्रोजन जुड़ेंगे और हीट रिलीज होगी। मैं आप लोगों को ये बता चुका हूं कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये मैंने जीओसी में भी बताया था, यहां भी लिख लीजिए। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन मतलब जितनी हीट रिलीज हुई है उसी की बात कर रहा हूं। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इन रिएक्टेंट। जिनका हाइड्रोजनेशन हुआ है उनमें जितने पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड ज्यादा होंगे उतने ही ज्यादा एच जुड़ेंगे, उतनी ज्यादा हीट रिलीज होगी। लेकिन अगर पाई बॉन्ड्स इक्वल हो तो स्टेबिलिटी का इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। कब? स्टेबिलिटी रिएक्टेंट की बात चल रही है, तब जब नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स आर सेम, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड्स की बात कर रहा हूं मैं, पाई बॉन्ड्स आर सेम इन रिएक्टेंट्स। अगर डिफरेंट रिएक्टेंट्स में कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड इक्वल है तो जो ज्यादा स्टेबल होगा उससे हीट कम रिलीज होगी। ठीक है, नेक्स्ट इस रिएक्शन की मैकेनिज्म की मैं बात करूं, बिल्कुल सिंपल सा मैकेनिज्म है। हालांकि मैकेनिज्म मुझे ज़्यादा कुछ ध्यान देना भी नहीं है अभी और आप लोगों को भी रटना नहीं है, लेकिन बिल्कुल सिंपल सा है तो फिर समझने में कोई दिक्कत नहीं है। ये है मेटल की सरफेस, मेटल सरफेस, और इस मेटल की सरफेस पर हाइड्रोजन का एडजॉर्प्शन हुआ। एडजॉर्प्शन का मतलब है उसकी सरफेस पर हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल एडजॉर्ब हो गए, चिपक गए। जैसे स्पंज को पानी में डाल दिया जाए तो पानी को स्पंज एब्जॉर्ब कर लेता है, एडजॉर्ब नहीं एब्जॉर्ब कर लेता है, उसके अंदर भी चला जाता है पानी, वो तो है एब्जॉर्प्शन। अब एडजॉर्प्शन क्या है कि केवल सरफेस पर रह जाए। जैसे मान लीजिए बोर्ड है और इस बोर्ड पे कई दिनों तक साफ नहीं किया जाए तो इस पे एक डस्ट पार्टिकल्स कुछ ना कुछ चिपक जाएंगे, इसके सरफेस पे ही तो चिपकेंगे, उसे क्या कहेंगे हम लोग? एडजॉर्प्शन। ठीक है, तो यहां हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स का इन मेटल कैटलिस्ट की सरफेस पर ये पाउडर फॉर्म में लिए जाते हैं। क्लोज ट्यूब में पाउडर फॉर्म में ये मेटल कैटलिस्ट भर दिए, उसमें हाइड्रोजन गैस पास कर दी, तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल इस मेटल सरफेस पर आके एडजॉर्ब हो जाते हैं। एडजॉर्प्शन भी 2 तरह का होता है, केमिकल एडजॉर्प्शन एंड फिजिकल एडजॉर्प्शन। तो यहां क्या होता है? वैसे फिजिकल एडजॉर्प्शन होता है, केवल मैं एडजॉर्प्शन लिख देता हूं, एडजॉर्प्शन। ठीक है, अब घूमता घामता एल्कीन या एल्काइन का मॉलिक्यूल आया, मतलब आपने उस ट्यूब में एल्कीन और एल्काइन पास किया। एल्कीन एल्काइन का जो मॉलिक्यूल इस मेटल सरफेस के पास आएगा तो इस मेटल सरफेस पे जो हाइड्रोजन्स हैं उनसे ये एल्कीन का बॉन्ड, ये एल्कीन इस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन करने लगेगा यहाँ, और ये पाई बॉन्ड डिसोशिएट होने लगेगा, ये वाला इससे बॉन्ड बनाने लगेगा, और मेटल के साथ में ये जो अट्रैक्शन है, ये बॉन्डिंग है, ये वीक पड़ने लगेगी। फाइनली होगा क्या कि दोनों H इस डबल बॉन्ड पर एक साथ चिपक के बाहर निकल जाएंगे। इस मेटल सरफेस पर ये एल्कीन पर 2 H चिपक गए और इसकी बॉन्डिंग इस सरफेस से छूट गई, हाइड्रोजन इस बॉन्ड से, इस मेटल सरफेस से टूट गए हैं, निकल गए हैं। अब यहाँ से एल्कीन के फॉर्म में बाहर निकल जाए और दूसरे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल आएंगे। इस तरीके से ये रिएक्शन होती है। ओवरऑल 2 हाइड्रोजन यहाँ चिपक गए हैं, सेम साइड से चिपके हैं, ये सिन एडिशन रिएक्शन की कहलाती है। सिन एडिशन रिएक्शन का मतलब क्या है कि 2 ग्रुप सेम साइड से आके बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, इसे लिखिए, और पॉइंट्स लिखवाता हूँ हाइड्रोजनेशन के लिए, जो जितना जरूरी है उतना ही है, वरना तो इसको मैं रिडक्शन वाला जो चैप्टर आता है उसमें बहुत डिटेल में पढ़ाता हूँ। अभी 11th के स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। इसे लिखिए, मिटा रहा हूँ इसे मैं।
मिटा दो। अब हाइड्रोजनेशन के लिए और क्या खास बात है कि ये सिन एडिशन रिएक्शन है। अब सिन एडिशन रिएक्शन का मतलब क्या हुआ? सिन एडिशन रिएक्शन का मतलब है एडिशन ऑफ टू ग्रुप्स फ्रॉम सेम साइड। हाँ, दो हाइड्रोजन सेम साइड से तो आके चिपके हैं, इसे सिन एडिशन कहते हैं। सिन एडिशन का मतलब क्या हुआ कि ये एल्कीन है, ये मान लीजिए साइक्लो एल्कीन है, साइक्लोहेक्सीन, इस पर आपने हाइड्रोजन का एडिशन किया। यहाँ पहले से ड्यूटेरियम अटैच्ड थे, ड्यूटेरियम, इस पर जब हाइड्रोजन का एडिशन होता है तो दोनों हाइड्रोजन इस डबल बॉन्ड पर आके जुड़ेंगे और सेम साइड से आके जुड़ जाती है। उसे इस तरह से भी लिखा जा सकता है कि दोनों हाइड्रोजन एक साथ में एक ही साइड में सिस साइड का प्रोडक्ट इसमें बनाते हैं। आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज पढ़ाएंगे बाद में। ये मान लीजिए रिंग तो इस प्लेन में है, दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से आके जुड़े हैं, ये सिस प्रोडक्ट्स बनता है, ये सिस प्रोडक्ट बने हैं इसमें, ठीक है। इस तरह से दोनों हाइड्रोजन सेम साइड जुड़ते हैं, ये इसका एविडेंस है। अगर दोनों अपोजिट साइड होते तो यूं बनाया जाता, यूं है रिंग, ये एक एच नीचे की तरफ है, ड्यूटेरियम ऊपर की तरफ है, एच नीचे की तरफ है, ड्यूटेरियम ऊपर की ओर है। इस तरह का 3D स्ट्रक्चर है, इस तरह से प्रोडक्ट बनता है, दोनों हाइड्रोजन सेम साइड जुड़ते हैं, ठीक है। अच्छा, और क्या खास बात है इस रिएक्शन में? इस रिएक्शन में मेटल की सरफेस पर रिएक्शन होती है तो मेटल की सरफेस पर जो एल्कीन ज्यादा से ज्यादा निकट पहुंच पाएगा, पास में पहुंचेगा, वो उतनी ही इजीली रिएक्शन करेगा। अगर किसी एल्कीन पर बल्कि ग्रुप से अटैच्ड हो, बड़े ग्रुप अटैच्ड हो, तो मेटल की सरफेस के ज्यादा पास में नहीं पहुंच पाएंगे, तो रिएक्टिविटी थोड़ी उसकी स्लो होगी, है ना। तो कहा जा सकता है कि रिएक्टिविटी फॉर हाइड्रोजनेशन, रिएक्टिविटी फॉर हाइड्रोजनेशन क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्टेरिक हिंड्रेंस या क्राउडिंग या स्टेरिक हिंड्रेंस भी बोल सकते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस ऑन कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है। कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा, क्राउडिंग ज्यादा होगी, बड़े ग्रुप अटैच होंगे तो उसकी रिएक्टिविटी कम होगी, क्योंकि वो मेटल सरफेस के ज्यादा निकट नहीं पहुंच पाएगा। और यही रीजन है कि एल्कीन और एल्काइन में अगर ऑर्डर में कंपैरिजन करें, मान लीजिए ग्रुप्स जुड़े हुए हैं एक जैसे, तो एल्काइन की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, क्योंकि एल्कीन पर तो 4 ग्रुप अटैच्ड होंगे, यहां कुछ ना कुछ ग्रुप तो होंगे, मैंने एक जैसे ग्रुप मानते हुए किए कंपैरिजन, और एल्काइन पर तो केवल 2 ही ग्रुप अटैच्ड होंगे। ये एल्काइन है, इस पर तो यहाँ एक ग्रुप होगा, इस तरफ एक ग्रुप होगा, मान लो इनका साइज अप्रॉक्सीमेट सेम साइज है, तो एल्काइन पर तो कम है ग्रुप, इस पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा तो रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी? एल्कीन की रिएक्टिविटी हाइड्रोजनेशन के लिए एल्काइन की रिएक्टिविटी हाइड्रोजनेशन के लिए ज्यादा होती है एल्कीन के रेस्पेक्ट में। ये हाइड्रोजनेशन के लिए ऑर्डर है, लिखो इसे, और लेता हूं मैं, मिटा रहा हूं इसे, जल्दी से लिख लीजिए। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये एल्कीन है और इस पर 4 ग्रुप अटैच्ड है, ये लीजिए R ग्रुप अटैच्ड है, दूसरी इसकी रिएक्टिविटी कम होगी क्योंकि ज्यादा R ग्रुप है। इस केस में मैंने यहां केवल 3 R ग्रुप लगाए हैं, इसकी रिएक्टिविटी कंपैरेटिवली ज्यादा होगी। अगर 2 ही R ग्रुप हैं तो रिएक्टिविटी और ज्यादा होगी,
क्योंकि क्राउडिंग कम होती जा रही है, इस तरीके हिंड्रेंस कम होता जा रहा है, और क्राउडिंग कम होगी तो रिएक्टिविटी बढ़ेगी, और क्राउडिंग कम होगी तो रिएक्टिविटी और बढ़ेगी। तो ये ऑर्डर है रिएक्टिविटी फॉर हाइड्रोजनेशन इन प्रेजेंस ऑफ मेटल कैटलिस्ट। ठीक है। अब इनमें से कुछ पॉइंट्स तो मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ, कुछ फैक्ट्स आपको बता चुका हूँ। जैसे अब मैं लिखवाऊंगा नहीं, ये डायरेक्ट एग्जांपल के फॉर्म में दे रहा हूँ कि एल्कीन का हाइड्रोजनेशन रूम टेम्परेचर पर नहीं होता है। रूम टेम्परेचर पर नो रिएक्शन। क्यों नहीं होता है? क्योंकि भाई ये एरोमेटिक हैं और एरोमेटिक कंपाउंड हाईली स्टेबल होते हैं, इसलिए इनका हाइड्रोजनेशन आसान बात नहीं है। अगर इसका हाइड्रोजनेशन कराना है तो हाई टेम्परेचर पे करा दीजिए तो हो जाएगा। तो ये रिएक्शन होगी, रूम टेम्परेचर पर नहीं होगी। डेल्टा का निशान बनाया मतलब ये हीट किया है, तो इस पर हाइड्रोजन का एडिशन हो जाएगा। और जितने पाई बॉन्ड्स हैं, मैंने हाइड्रोजन एक्सेस में डाला है, तो जितने भी पाई बॉन्ड्स हैं उन पर हाइड्रोजनेशन हो जाता है। जनरली ऐसा होता है जनरली कि मेटल सरफेस के पास में जो मॉलिक्यूल आया तो उस पर जितने भी कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड हैं उन पर हाइड्रोजन जुड़ने लगते हैं। इसी कारण अगर एल्काइन पर आप हाइड्रोजनेशन कराएंगे तो एल्काइन पर ऐसा नहीं है कि दो दो ट्रिपल बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड है तो एक पाई बॉन्ड पर ही हाइड्रोजन जुड़ेंगे तो दोनों पाई बॉन्ड पर हाइड्रोजन का एडिशन होगा। आप कम अमाउंट में हाइड्रोजन डाल दो तब भी जिस एल्काइन के मॉलिक्यूल ने रिएक्शन करना स्टार्ट कर दिया है उस पर हाइड्रोजन आके बॉन्ड बनाते हैं और वो सैचुरेटेड फॉर्म में कन्वर्ट ही होगा, है ना। तो एल्काइन का कंप्लीट हाइड्रोजनेशन होता है। एल्काइन में अगर आप हाइड्रोजनेशन कराएंगे किसी भी तरह से, यहाँ पे 2 लिखा हुआ मिले या ना मिले, अगर आपने निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम की प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशन कराया है तो यहाँ आपको सैचुरेटेड फॉर्म बनाना ही होगा और उससे करस्पॉन्डिंग एल्केन ही बनाना होगा। ये एल्केन फॉर्मेशन की रिएक्शन है। इसमें ये जो मेटल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन लेते हैं, इसमें हाइड्रोजन तो गैस है, मेटल तो सॉलिड फॉर्म में है ना, तो डिफरेंट फेजेस में हो गए, तो ये हीट्रोजीनियस रिएक्शन होती है, हीट्रोजीनियस हाइड्रोजनेशन होता है। तो लिख लीजिए इसमें इन प्रेजेंस ऑफ मेटल कैटलिस्ट in presence of metal catalyst heterogeneous hydrogenation take place। ठीक है, हीट्रोजीनियस हाइड्रोजनेशन होता है डिफरेंट फेजेस में, यहाँ पार्ट करने वाले ग्रुप्स हैं। हालांकि ये कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट वो होता है जो स्टार्टिंग में जिस फॉर्म में एंड में भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, बस रिएक्शन को एक मीडियम प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ही हो, चाहे कैटलिस्ट सॉलिड हो या गैस हो, तो उसको भी हम लोग हीट्रोजीनियस हाइड्रोजनेशन कहते हैं। मेटल कैटलिस्ट निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम की प्रेजेंस में ही होता है, बट इन प्रेजेंस ऑफ विल्किंसन्स कैटलिस्ट, एक कैटलिस्ट है विल्किंसन्स कैटलिस्ट। क्या है विल्किंसन्स कैटलिस्ट? रोडियम का कैटलिस्ट है, RH और PPH3 होल थ्राइस Cl, ये कंपाउंड है। विल्किंसन्स कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होमोजीनियस हाइड्रोजनेशन होता है, सभी गैसियस फेज में जाके फिर रिएक्शन करते हैं, है ना। इन प्रेजेंस ऑफ विल्किंसन्स कैटलिस्ट होमोजीनियस, याद रखना पड़ेगा बस, ये केवल इतना सा क्वेश्चन बनता है कौन सा हीट्रोजीनियस है कौन सा होमोजीनियस है। तो मेटल्स के प्रेजेंस में तो हीट्रोजीनियस होता है ये कैटलिस्ट, और भी हालांकि, लेकिन आपको अगर मिलेगा 11th लेवल पे तो नहीं मिलेगा, लेकिन मैं आपको एडवांस की तैयारी करा रहा हूँ, ये भी समझ लेना। मैं केवल 11th क्लास में बोर्ड का एग्जाम के लिए तैयारी नहीं करवा रहा हूँ। अगर बोर्ड की तैयारी करानी होती तो मुझे बताना होता कि भाई हाँ ये हाइड्रोजनेशन होगा, इससे एल्केन बना, ये 4 रिएक्शन करा दिया, एल्केन बन गया, बस खुश। अब तो हम लोग रिएक्शन की थोड़ी बात करेंगे, थोड़ी डेप्थ में तो जाएंगे। हाँ, तो विल्किंसन कैटलिस्ट की वजह में होमोजीनियस हाइड्रोजनेशन होता है।
हाइड्रोजनेशन, ठीक है। होमोजेनियस हाइड्रोजनेशन होता है, एक ही फेज में जाके रिएक्शन होती है। और क्या बताना है मुझे? अब तो 2-4 रिएक्शंस करानी है। एल्केन फॉर्मेशन की रिएक्शन चल रही थी, हम हाइड्रोजनेशन पे पहुंच गए। हाइड्रोजनेशन क्या होता है? एल्केन पे ध्यान देते हैं। एल्कीन और एल्काइन के हाइड्रोजनेशन से एल्केन बनता है। 2-4 एल्केन बनाए और फिर नेक्स्ट रिएक्शन पे लिखें। लिख लो इसको, तो मिटा देता हूं। ये लीजिए, रिएक्शंस करते हैं। ये लीजिए, ये कंपाउंड है, इस पर हाइड्रोजन का एडिशन कराया, निकल की प्रेजेंस में प्रोडक्ट क्या बना? एल्केन ही बनेगा, और क्या होगा। अब ये चीज़ें मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन में, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा बताना सही नहीं है। इसमें डाई एल्कीन है, मतलब डाईईन है, इस पर भी हाइड्रोजनेशन किया तो एक्सिस में है हाइड्रोजन, रिएक्शन कराओ, प्रोडक्ट बनाओ। ये बेंजीन है और ये अब देख लो जो भी है, इसका हाइड्रोजनेशन किया तो रिएक्शन होगी कि नहीं होगी। मैंने रूम टेम्परेचर पे किया है, कोई टेम्परेचर ना लिखा हुआ है तो रूम टेम्परेचर मानना पड़ेगा। तो इससे क्या प्रोडक्ट बनेगा? और क्या करें, इस कंपाउंड पर हाइड्रोजनेशन किया, प्रोडक्ट्स बना दो। ये चैप्टर चल रहा है एल्केन, तो एल्केन फॉर्मेशन की सी रिएक्शन है कुछ। करें आगे। तो हाइड्रोजनेशन हुआ, एल्कीन से ये एल्केन बना, ये एल्केन बना। बेंजीन रिंग का कुछ नहीं करना है, लेकिन ये तो नॉन एरोमेटिक पार्ट है, इसका तो हाइड्रोजनेशन इजीली हो जाएगा। तो ये करा दिया मैंने हाइड्रोजनेशन, और इस जगह भी हाइड्रोजनेशन हो जाएगा। सॉरी, इसमें तो हाइड्रोजनेशन होगा तो ये सिंगल बॉन्ड बनेगा। इस तरह से ये रिएक्शन है हाइड्रोजनेशन की। नेक्स्ट रिएक्शन पे बढ़ेंगे, जल्दी से इसको लिखो, कंप्लीट करो फटाफट, मिटा देता हूं इसे मैं। अब फॉर्मेशन, एल्केन फॉर्मेशन की नेक्स्ट रिएक्शन है, सेकंड रिएक्शन है बाय वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड्स। एल्काइल हैलाइड्स में सोडियम और लिक्विड अमोनिया का यूज किया जाए। ये एल्काइल हैलाइड है, इसमें सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया का, लिक्विड अमोनिया नहीं है, सोडियम और ड्राई ईथर का यूज किया जाए, ड्राई ईथर का यूज किया जाए। तो सोडियम के मॉलिक्यूल्स एल्काइल हैलाइड में से हैलोजन को निकाल ले जाते हैं, इन्हें उड़ा ले जाते हैं, और दोनों एल्काइल हैलाइड के आर आर वाले ग्रुप कंबाइन हो जाते हैं। कहने का मतलब हो सकता है आपको केवल RX लिखा हुआ मिले, तो होती यही है कि RX के दो मॉलिक्यूल्स की रिएक्शन सोडियम से होगी, और ये रिएक्शन से RR कोई एल्केन बनेगा। कम से कम 2 कार्बन तो उनमें ही होंगे, होने ही चाहिए मतलब। तो मीथेन तो बन नहीं सकता इससे, कॉमन सेंस की बात है। 2 R ग्रुप होंगे तो कार्बन कार्बन वाला कुछ पोर्शन तो होगा ही। मिथाइल मिथाइल भी होगा तो इनमें इथेन तो फॉर्मेशन होगा ही होगा। R मीन्स रेडिकल, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल मैंने रखे हैं, ठीक है। अब मैकेनिज्म की अगर मैं बात करूं तो मैकेनिज्म तो इजी सी है, लेकिन उसे रटने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मैकेनिज्म मैं लिखवा देता हूं, ना समझ में आए तो भी रिएक्शन तो लर्न करो कि दोनों R को कंबाइन करना है। मैकेनिज्म की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें, रिएक्शन को लर्न करना पड़ेगा। और पहचान में कैसे आएगा? सोडियम और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन है। अब ड्राई ईथर क्यों लिया जाता है? मॉइस्चर्ड ईथर लेंगे तो वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे, तुम्हें पता होना चाहिए वाटर और सोडियम तो रिएक्शन कर लेते हैं आपस में, तो मॉइस्चर ईथर नहीं ले सकते आप लोग, ड्राई ईथर ही यूज किया जाता है। मैकेनिज्म मैं लिख रहा हूं, वैसे कई तरह के मैकेनिज्म हैं, ये नहीं समझ में आया तो भी दिक्कत नहीं है। वैसे ऐसी कोई मुश्किल नहीं है कि रिएक्शन समझ में ही नहीं आएगी। सोडियम मेटल है, बेसिक मेटल है, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए तत्पर रहता है, हमेशा कोशिश करता है इलेक्ट्रॉन निकल जाए आउटर मोस्ट शेल का, ठीक है। तो इसके आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकल गए, और इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स ने अटैक किया RX पर,
2 इलेक्ट्रॉन्स ने RX मॉलिक्यूल पे अटैक किया। अब आप सोचो कि इस इस X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, इतना तो पता है ना तुम्हें, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो क्या बनना चाहिए, X माइनस। इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास चले गए, X के पास चले गए, तो माइनस के फॉर्म में हुआ, और यहाँ R प्लस बनना चाहिए। R प्लस ने दोनों इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब किया, अगर एक इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेता तो ये रेडिकल बनता, और दूसरा इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेगा तो ये लोन पेयर आ गए, तो मतलब ये माइनस बन गया, कार्बन माइनस बन गया। अब कार्बन माइनस बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है, एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है। अब ये न्यूक्लियोफाइल क्या भला है, न्यूक्लियोफाइल ऐसे स्पीशीज है जो इलेक्ट्रॉन रिच हैं और वहां अटैक करती है जहां इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रोफाइल, फाइल का मतलब है लविंग, इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज, न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज। न्यूक्लियस के पास खुद के पास तो पॉजिटिव चार्ज होता है, पता है ना, तो वो कहां अटैक करना चाहेगा, जहां इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो, है ना। उल्टा बोल गया मैं, न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस से लव करने वाली स्पीशीज, क्योंकि न्यूक्लियस से लव कौन करेगा, न्यूक्लियस के पास तो इलेक्ट्रॉन्स है नहीं, तो वो लव करेगा न्यूक्लियस से जो इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। तो न्यूक्लियोफाइल कौन होते हैं, नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज हैं या लोन पेयर कंटेनिंग स्पीशीज हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, खुद के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, और वहां अटैक करता है जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। क्लियर है। तो न्यूक्लियोफाइल्स लिखना चाहोगे तो लिखो, वैसे लिख ही लेना चाहिए साइड में। न्यूक्लियोफाइल ये इंफॉर्मेशन है, धीरे धीरे बढ़ती जाएंगी और ऐसे ही आप अपना नॉलेज इंक्रीज करोगे। कोई बात आई, पॉइंट आया, पॉइंट लिख लो फटाफट, समझ लो उस पॉइंट को। तो न्यूक्लियोफाइल कौन है, न्यूक्लियोफाइल्स आर न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज, है ना, लोन पेयर कंटेनिंग, लोन पेयर कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। और कहां अटैक करती हैं, एंड अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पोजीशन, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पोजीशन ऑफ, ऑन रिएक्टेंट ही कर देता हूं, रिएक्टेंट की उस पोजीशन पर अटैक करता है जहां इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, डेफिशिएंसी होती है। ठीक है। न्यूक्लियोफाइल का रिवर्स स्पीशीज है इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती है, ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती है, ये वहां अटैक करती है जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, और इलेक्ट्रोफाइल वहां अटैक करते हैं जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। वापस आते हैं मुद्दे की बात पे कि इस रिएक्शन में R माइनस बना, जो कि एक न्यूक्लियोफाइल है, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, वो अटैक करना चाहता है जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। अब देखो इसने क्या किया, RX के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्शन कर ली, क्योंकि इसके पास तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है और यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की थोड़ी कमी है, क्योंकि हैलोजन ने इलेक्ट्रॉन खींच लिए हैं, हैलोजन ने इलेक्ट्रॉन खींच लिए तो नेगेटिव चार्ज, और यहाँ डेफिशिएंसी क्रिएट हो गई, तो इसने यहाँ अटैक किया और इस X को निकलने के लिए मजबूर कर दिया कि तू जा, मैं लगूंगा। तो R ने कॉम्बिनेशन किया और X माइनस बाहर निकल गया, ये X माइनस सोडियम के साथ रहेगा, सोडियम हैलाइड बनता है, इसमें सोडियम हैलाइड बनेगा। रिएक्शन सिंपल है, इसके और भी मैकेनिज्म दिए गए हैं, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाती है, शॉर्ट में SN लिखते हैं, SN मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल ना, ये न्यूक्लियोफाइल है, इसने हटा दिया X को और खुद बैठ गया उसकी जगह, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन मतलब डिस्प्लेसमेंट, इसने इसको डिस्प्लेस किया है हैलोजन को, इस X को। ठीक है, और ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है, इसके बारे में हम लोग 12th क्लास में बात करेंगे, है ना। SN2 का मतलब क्या है, SN2 मीन्स बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अरे मैं आप लोगों का बेस तैयार करवाने की कोशिश कर रहा हूं, स्ट्रांग बनाने की कोशिश कर रहा हूं। स्टूडेंट्स यहीं फंस जाते हैं कि सर ये क्या बात है, कितनी कितनी बातें लिखवा रहे हो आप, ये चीजें तो है ही नहीं, ये नहीं है, इतना कुछ नहीं पूछा जाता। आपको अगर बेस बनाना है तो ये रिएक्शन खत्म हो गई, वुड्स रिएक्शन, और कुछ नहीं बनाना। अब मैं आर ग्रुप चेंज करूंगा और आपको फील गुड वाली कंडीशन में ले आऊंगा अगर चाहूं तो, पर मैं ये नहीं चाहता। मैं ये चाहता हूं ये पढ़ी रिएक्शन, पढ़ने के बाद में आपको जो भी पॉइंट बताया जाए उसको धीरे धीरे पढ़ पढ़ के अपना नॉलेज गेन करते जाओ। आपको नॉलेज गेन करना है, बढ़ाना है अपने आप को खुश नहीं करना है। इसलिए ये साइड में कुछ पॉइंट्स बताए जा रहा हूं। मुझे पता है कि 12th में आएंगे, आपको भी पता होना चाहिए कि 12th में आएंगे और ये इतनी इजीली समझ में आ जाएंगे 12th क्लास में। तो इसीलिए तो मैं आपका बेसिक प्लेटफॉर्म तैयार करने की कोशिश कर रहा हूं कि प्लेटफॉर्म तैयार रहे, स्ट्रांग रहे 12th में पढ़ने। जब ऐसा ना हो कि अरे यार सर ये तो 11th का पोर्शन ऐसा था, 11th में तो इतना सा पोर्शन है कि इसकी रिएक्शन हो गई, ये प्रोडक्ट बन गया, मैकेनिज्म में भी नहीं फंसाते वो लोग, बोर्ड की बात अगर मैं करूं तो। और आईआईटी मेन में, एडवांस में अगर रिएक्शन पढ़नी है तो फिर तो सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। वुड्स रिएक्शन में 12th में भी पढ़ाता हूं और विद मैकेनिज्म पढ़ाता हूं, और यही चीजें आती है, थोड़ा ज्यादा एग्जाम्पल्स लेने पड़ते हैं और अच्छे एग्जाम्पल्स लेने पड़ते हैं, और कई फैक्टर्स जो स्टीरियो आइसोमेरिज उसमें घुसेड़नी पड़ती है, कई पॉइंट्स उसमें डालने पड़ते हैं। ठीक है, ये रही 11th का पोर्शन, तो खत्म। अगर टेंशन नहीं लेना चाहे, कोई स्टूडेंट टेंशन से घबराता हो, अपने ऊपर प्रेशर डालने से घबराता हो, तो उसके लिए केवल इतना लर्न करना सफिशिएंट है। लेकिन अपने आप को प्रेशराइज करना चाहिए, जान पूछ के करो। अरे हम कितना वजन उठा सकते हैं, वजन मतलब कितना स्ट्रेस ले सकते हैं। स्ट्रेस मतलब मैं इसे नेगेटिव वे में मत लेना। अरे बॉडी बिल्डर्स, मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं ना, बॉडी बिल्डर्स एंड में ज्यादा से ज्यादा वेट उठाता है, और ज्यादा। क्यों? जितना मुसीबतों का सामना करोगे उतने स्ट्रांग बनोगे, है ना। अगर मसल्स बिल्डअप करनी है तो ज्यादा से ज्यादा वेट उठाते हैं। हाँ, स्टेमिना बढ़ाना है तो खूब दौड़ते हैं, जितनी कैपेसिटी है, हाँ अपने आप को चेक करते हैं कितनी कैपेसिटी है। ऐसे ही आप लोगों को भी अपनी कैपेसिटी इंक्रीज करनी है। ठीक है, फील गुड वाली चीज नहीं होनी चाहिए। आपको होना चाहिए कि रिएक्शन 11th के लिए तो लर्न हुई, और ये जो पॉइंट्स पढ़ाए जा रहे हैं, लोन पेन दे दिया मैंने तुम्हें, लोन पेयर, तो ये पॉइंट्स जो आपको पढ़ाए जा रहे हैं उसको पढ़ते जाओ, अपना नॉलेज को। वुड्स रिएक्शन के एग्जांपल लेता हूं मैं, कंप्लीट करो इसे। देखो अब मैकेनिज्म की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वुड्स रिएक्शन पढ़ाऊंगा जब। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, ये लीजिए, मिथाइल क्लोराइड की रिएक्शन की सोडियम से इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। आपको कुछ नहीं लिखा हुआ मिलेगा कि ये दो हैं, ये 2 मॉलिक्यूल्स हैं। खुद सोचो और बनाओ, क्योंकि आपको पता है कि वुड्स रिएक्शन है। इन्हें देखने से पता पड़ना चाहिए कि वुड्स रिएक्शन है, तब प्रोडक्ट बनेंगे, ऐसा नहीं बनेंगे। तो प्रोडक्ट बनाओ, मिथाइल की जगह अगर इथाइल लगा देते हैं, बैलेंस के चक्कर में मत पड़ना, ऐसे ही लर्न होनी चाहिए। ये रिएजेंट ये डाला है तो ये रिएक्शन है, प्रोडक्ट बनाओ। तो बना दूं मैं, तो यहां तो मिथाइल और मिथाइल के मॉलिक्यूल कंबाइन होंगे, सोडियम हैलाइड बनेगा, उसकी जरूरत नहीं है, मैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड ही बनाऊंगा। इसमें ऐसे ही इथाइल के 2 मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो जाएंगे, 2 ग्रुप कंबाइन हो जाएंगे और ब्यूटेन फॉर्मेशन होगा। ये ब्यूटेन ही तो है, एल्केन बना। अच्छा, अगर मैं इसका मिक्सचर ले लेता कि मिथाइल क्लोराइड भी डाल दूं और उसी में इथाइल क्लोराइड भी डाल दूं, और इस मिक्सचर की रिएक्शन करा दी गई सोडियम और ईथर के साथ में, तो क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए? ऐसे सिचुएशन में आप कहोगे कि सर मिथाइल और इथाइल कंबाइन हो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हो, मिथाइल और इथाइल कंबाइन हो जाएंगे, लेकिन इसमें ये प्रोडक्ट भी बनते हैं,
मिथाइल का कॉम्बिनेशन मिथाइल से भी होता है, मतलब इथेन बना, और इथाइल का कॉम्बिनेशन इथाइल से भी होता है, मतलब ब्यूटेन बना। तो प्रोपेन भी बनता है, इथेन भी बनता है, ब्यूटेन भी बनता है। ये दोनों कैसे बन गए? ये ऐसे बन गए कि यहाँ ये अकेला एक मॉलिक्यूल थोड़ी ना है, कुछ मॉलिक्यूल्स इसके लिए गए, कुछ मॉलिक्यूल्स इसके लिए गए। एक अकेला मॉलिक्यूल लिया नहीं जा सकता रिएक्शन में। तो जब आप रिएक्शन कराओगे, कुछ कंपाउंड इसके लिए गए, कुछ इथाइल हैलाइड, कुछ मिथाइल हैलाइड रिएक्शन किया गया। तो जब मिथाइल और मिथाइल आपस में कंबाइन हो तो ये बन सकता है ना, मिथाइल का दूसरा मॉलिक्यूल मिथाइल वाले मॉलिक्यूल से कंबाइन हो, इथाइल वाला इथाइल से कंबाइन हो, मिथाइल इथाइल भी कंबाइन हो सकते हैं। सब प्रोबेबिलिटी है। तो सभी तरह के प्रोडक्ट इससे बनते हैं, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन होते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि वुड्स रिएक्शन में ब्यूटेन बनाना है हमें, ब्यूटेन, तो हम कौन से मेथड का यूज करेंगे इनमें से? मैं केवल चाहता हूं कि ब्यूटेन बनाए, बिल्कुल प्योर फॉर्म में ब्यूटेन, मतलब उसमें मिक्सचर बने ही नहीं, कोई ऑर्गेनिक एल्केन बने ही नहीं। तो कौन सी रिएक्शन बेहतर है इन सब में? सेकेंड वाला एग्जाम्पल। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि मैं केवल प्रोपेन फॉर्मेशन करना चाहता हूं और कोई एल्केन फॉर्मेशन नहीं करना चाहता, तो वुड्स रिएक्शन का कौन सा मेथड यूज करूंगा? ये वाला, है ना। लेकिन अब आप सोच लो, क्या वुड्स रिएक्शन से प्रोपेन फॉर्मेशन हो सकता है? क्या केवल प्रोपेन फॉर्मेशन, प्योर फॉर्म में प्रोपेन बनाना हो और मिक्सचर नहीं चाहिए अंट शंट? तो वुड्स रिएक्शन प्रोपेन फॉर्मेशन के लिए बेहतर मेथड नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे आर आर जैसा सिमेट्रिकल पोर्शन तो बन जाता है, ये भी आर आर है, ये भी आर आर है, और भी जम जाएंगे। लेकिन आर आर डैश जैसा, मतलब ये दोनों डिफरेंट हो, ऐसा पोर्शन प्योर फॉर्म में नहीं बनाया जा सकता। क्यों नहीं बनाया जा सकता? जब आप इसे प्योर फॉर्म में बनाओगे, आर और आर डैश डिफरेंट है, तो आर आर भी बनेगा और आर डैश भी मुफ्त में बन जाएंगे। तो इस तरह का जो कंपाउंड है उसको वुड्स रिएक्शन से फॉर्मेशन किया जा सकता है, लेकिन इनको फॉर्मेशन के लिए वुड्स रिएक्शन एक बेहतर तरीका नहीं है। और तरीके भी हैं और मेथड्स हैं, उनका यूज करो, वुड्स का मत करो। ठीक है। और एग्जांपल लेता हूं वुड्स रिएक्शन की। ये लीजिए, मेजर प्रोडक्ट बनाना है, हालांकि इनमें और माइनर प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, उनकी बात नहीं करेंगे। एग्जांपल नंबर 5, बनाओ। और लेते हैं एग्जांपल्स वुड्स रिएक्शन के, कंप्लीट करो जल्दी से इसे। तो ऐसे दो पार्ट आएंगे, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड है तो एक आइसोप्रोपाइल ये रहा, एक आइसोप्रोपाइल ये रहा, दोनों जुड़ गए। ऐसा साइक्लोहेक्सेन आया होगा, आर कोई तो कंबाइन करना है, ये रहा दूसरा आर, जहां से हेलोजन कंबाइन था उनको हटाया और आर आर जुड़ गए। ये प्रोडक्ट्स बनने चाहिए। और रिएक्शन लेता हूं, लिख लो इसको। तो मुझे दोनों साइड में रिएक्शन लिखनी चाहिए। चलो अब तो बची नहीं है ज़्यादा रिएक्शंस, ये लो। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6 होनी चाहिए, 5 तक था ये। 6 एग्जाम्पल में मैंने बेंजाइल क्लोराइड लिया, ये रहा बेंजाइल क्लोराइड, इसकी रिएक्शन किया सोडियम प्लस ईथर, प्रोडक्ट बहुत इजी है, इजीली बन जाएगा। तो क्या बनेगा? दो बेंजाइल के मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन हो जाएंगे इस तरह का। क्या नेम है इसका? 1,2-डाइफिनाइल ईथेन। 1,2-डाइफिनाइल ईथेन बोला है, लिखा नहीं है मैंने। अब मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूं इंट्रामॉलिक्यूलर वुड्स रिएक्शन के। इंट्रामॉलिक्यूलर वुड्स रिएक्शन, देखो जैसा कि नाम से पता पड़ रहा है कि एक ही मॉलिक्यूल में रिएक्शन होने वाली है। एक मॉलिक्यूल का आर ग्रुप दूसरे मॉलिक्यूल का आर ग्रुप आपस में कंबाइन होते हैं, तो ये तो इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। इंट्रामॉलिक्यूलर के अंदर एक ही कंपाउंड में एक ही मॉलिक्यूल में दो हेलोजन जुड़े होंगे और वो आपस में जुड़कर रिंग फॉर्मेशन कर लेंगे। इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन हमेशा ज्यादा फेवरेबल होती है इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन से। अगर पॉसिबल है तो इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन हमें करवानी चाहिए।
क्यों फेवरेबल होती है कि एक ही मॉलिक्यूल में आपस में रिएक्शन करना आसान होता है, दो मॉलिक्यूल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल से टकराते जाएंगे और अलग अलग जब बिल्कुल सही डायरेक्शन में जुड़ेंगे तब वो रिएक्शन करेंगे, जबकि इंट्रा मॉलिक्यूलर के आपस में एक ही मॉलिक्यूल में आपस में अट्रैक्शन, आपस में ही रिएक्शन करने की पॉसिबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है, प्रोबेबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है। जैसे समझना एग्जाम्पल नंबर 7 में ये वाला कंपाउंड है, यहाँ क्लोरीन है और यहाँ क्लोरीन है, वुड्स रिएक्शन करा दी सोडियम प्लस ईथर की। समझना ध्यान से, मैकेनिज्म में नहीं फंसेंगे हम लोग। वुड्स रिएक्शन में यही होता है कि यहाँ R ग्रुप है, मतलब कार्बन है, उससे X था तो ये X निकल जाएगा, और दूसरे जहाँ कार्बन जुड़ा था यहाँ इस कार्बन का और इसका बॉन्ड बन जाएगा, ये भी X निकल जाएगा। सेम रिएक्शन होगी, इन दोनों का बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ साइक्लोहेक्सेन फॉर्मेशन होगी। हालांकि चैप्टर हम लोग एल्केन पढ़ रहे हैं, लेकिन एल्केन फॉर्मेशन के लिए वुड्स रिएक्शन पढ़ा दी, और वुड्स रिएक्शन में अब क्या क्या होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं कि वुड्स रिएक्शन में ऐसा भी होता है, साथ में सोडियम हैलाइड फॉर्मेशन होगा। ये इंट्रामॉलिक्यूलर वुड्स रिएक्शन का एग्जांपल हुआ। कैसे पहचानेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर? एक ही मॉलिक्यूल में 2 X है, वो आपस में रिएक्शन करवा सकते हैं। तो इसमें करो क्या हो सकता है? करो, रिएक्शन हो जाएगी। यहां तक कि इसमें भी रिएक्शन हो जाती है सोडियम प्लस ईथर के प्रेजेंस में। बनाओ, बना दो फटाफट। प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे, और रिएक्शन भी लेनी मुझे। करें? ये कार्बन और ये कार्बन का कॉम्बिनेशन होगा, कॉम्बिनेशन से इससे 5 मेंबर रिंग फॉर्मेशन होगी। इस केस में इस कार्बन और इस कार्बन में भी कॉम्बिनेशन हो जाता है, और इसमें 3 मेंबर रिंग फॉर्मेशन होती है, ये दोनों R जुड़ जाते हैं। अब आप बोलोगे सर 3 मेंबर रिंग तो कम स्टेबल होती है क्योंकि इसमें रिंग स्ट्रेन ज्यादा होता है। अरे मुझे भी पता है, तुम्हें ये आती है, तुम्हें भी रिंग स्ट्रेन आता है, पर इसमें 3 मेंबर रिंग अनस्टेबल नहीं होती, नेचर में बन सकती है। इसीलिए तो मैंने कहा कि इंट्रामॉलिक्यूलर की पॉसिबिलिटी होगी तो हम लोग इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन कराएंगे, उनके प्रोडक्ट को मेजर बनाएंगे, तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। 3 मेंबर रिंग बन जाती है इसमें। अब ध्यान से सुनिए, टॉपिक चल रहा है एल्केन, लेकिन अब सुनो, सोडियम प्लस ईथर ये रिएक्शन कराइए, विसिनल डाइहैलाइड है। यहां से X निकला, यहां से X निकला, और जिस कार्बन से X जुड़ा था, देखो इस जगह इस कार्बन से X जुड़ा था और इस कार्बन से X जुड़ा था, ये दोनों कार्बन आपस में जुड़ गए। ऐसा ही हुआ ना? यहां भी इस कार्बन पे X है और इस कार्बन पे भी हेलोजन है, ये दोनों कार्बन आपस में जुड़ जाए, मतलब पहले से जुड़े हुए थे, एक और बॉन्ड बन जाए और रिश्ता मजबूत हो गया, एल्कीन बन गया। ऐसा नहीं हुआ कि 2 अलग अलग मॉलिक्यूल्स पर रिएक्शन है, ये इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन हुई। तो ऐसा होता है, ऐसा भी होता है। तो ये क्या बना? ईथीन बना। जरा सोच समझ के ये एग्जाम्पल भी कर दो जरा, कि यहां Cl है, यहां Cl है, प्रोडक्ट बना दो, हम भी तो देखें कितना दिमाग रखते हो, कितना विवेक रखते हो, कितना सोचते हो। क्या होगा? यहां से X, यहां से X, दोनों का बॉन्ड बन गया, तो साइक्लोहेक्सीन बन गई। टॉपिक चल रहा था अपना एल्केन, लेकिन मैं देखो वुड्स रिएक्शन मैंने पढ़ाया, वुड्स रिएक्शन में एल्केन बनते हैं, एल्कीन भी बन जाती है अगर थोड़ा स्मार्ट तरीके से वर्क करोगे तो। ठीक है, तो एल्केन फॉर्मेशन का एक वुड्स रिएक्शन भी मेथड लिख लीजिए, इसे कंप्लीट करो। नेक्स्ट 3rd रिएक्शन पे पहुंचूंगा। एक वुड्स फिटिग रिएक्शन भी होती है, 12th में पढ़ाऊंगा। एक फिटिग रिएक्शन भी होती है, 12th में पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये पढ़ा देता हूं यार, छोटी सी रिएक्शन है, लर्निंग तो करनी है। ये लीजिए, बॉक्स में बनाऊंगा, अपना एल्केन से कोई लेना देना नहीं है, उनका नाम एक जैसा मिलता जुलता आ गया इसलिए बता रहा हूं। इसे लिखो, और मैं अब एक छोटा सा पॉइंट बताना था कि रिएक्शन भी होती है ऐसी। ये एक बॉक्स बना लो, डिब्बा बना लो, और इसे डिब्बे में पैक कर देते हैं इन दोनों रिएक्शंस को। रिएक्शन कौन सी है? एक
वुड्स फिटिग रिएक्शन, फिटिंग नहीं है, ये दोनों टी है, फिटिग रिएक्शन कुछ भी नहीं है भाई। एक एलिफेटिक हो और दूसरा एरोमेटिक हैलाइड हो, AR मतलब एरोमेटिक, जैसे लाइक PH वगैरह, चलो ठीक है बाद में लिख देंगे। उसकी रिएक्शन सोडियम प्लस ईथर से करा दी जाए तो R और AR भी कंबाइन हो जाते हैं। कहने का मतलब जैसे ये CH3 क्लोराइड है और ये फिनाइल क्लोराइड है, इनसे रिएक्शन कराओ तो CH3 और फिनाइल आपस में रिएक्शन कर लेते हैं, टोलुइन बन जाता है, टोलुइन बोलते हैं ना इसे। ऐसे ही अगर एक रिएक्शन और है फिटिंग रिएक्शन, बिल्कुल दोनों ही एरोमेटिक हों, जैसे AR है और दूसरा भी AR है और सोडियम प्लस ईथर से रिएक्शन करा दी, AR मतलब एरोमेटिक पार्ट, वो दोनों आपस में कंबाइन हो जाते हैं। जैसे PHCl की रिएक्शन ईथर से किया जाए तो PH और PH आपस में जुड़ जाते हैं, बाईफिनाइल बनता है, डाईफिनाइल भी बोल देते हैं इसे, ये बन जाता है। ये वुड्स फिटिंग रिएक्शन थी, ये फिटिंग रिएक्शन है। आगे बढ़ें, रिएक्शन लर्न करने में मुश्किल नहीं होगी, 11th की रिएक्शन नहीं है। ऐसा मत सोचना कि सर हम तो 11th ही पढ़ेंगे, ना ना, स्ट्रांग बनना है अपने आप को, स्ट्रांग बनाना है अपने आप को। चलो नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं, थर्ड रिएक्शन। इसे लिखो, मिटा रहा हूँ इसे मैं, बना लो फटाफट।